एक दरवाज़ा धीरे से बंद हो रहा था। झीरी में से कोई चीखता हुआ दिखाई दिया। दरवाज़ा बंद होते होते उसकी चीख भी हल्की ही सही पर सुनाई दे ही गई। वो पागल था या पागल करार कर दिया गया, किसी को नहीं पता। अगर कुछ पता है तो ये कि उसे उम्र कैद मुकर्रर हुई थी। आजीवन साथ रहने वाला स्टिग्मा उसके माथे पर गोद दिया गया था। और ये कहानी अकेले उस शख्स की नहीं थी, हर उस व्यक्ति की थी जो मेंटल असाइलम सिस्टम के ज़रा भी करीब पहुंचा था। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था राठौर और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बताएंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट या फेमसली नोन एज रोजनहैन एक्सपेरिमेंट के बारे में। इस टेस्ट का मकसद था ये मालूम करना कि साइकियाट्रिस्ट डायग्नोसिस से वाकई मानसिक रोगियों की पहचान हो सकती है या फिर ये सब एक गिमिक है। जो प्रयोग एक शांत स्टडी के रूप में शुरू हुआ था, उसने धीरे धीरे एक बड़े पब्लिक डिस्कशन की शक्ल ले ली। क्यूरियोसिटी थी रिजल्ट्स, स्टिग्मा और लेबल्स को लेकर। पूरा सिस्टम ये समझने को आतुर हो चला था कि सैनिटी और इंसैनिटी मतलब पागलपन के बीच की रेखा कितनी नाजुक है। और जब इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे फाइनली सामने आए तो सिर्फ साइकियाट्री ही कटघरे में नहीं थी, बल्कि भरोसा, एक्सपर्टीज और साइंस पर लोगों का विश्वास भी मुंह बाए खड़ा था। साल 1973 वो दौर था जब अमेरिका में मेंटल हेल्थ को लेकर सोसाइटी ऑलरेडी कंफ्यूज्ड और अनईजी थी। वियतनाम वॉर 1955 से 75 के बाद ट्रॉमा, ड्रग्स और सोशल अपहीवल ने नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया था। इसी बैकग्राउंड में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ और साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर डेविड रोजनहैन ने एक बहुत सिंपल पर अनसेटलिंग सवाल उठाया। क्या हम सच में पहचान सकते हैं कि कौन मेंटली हेल्दी और कौन मेंटली इल है? इसी सवाल से जन्म हुआ साइकोलॉजी की सबसे फेमस, डिस्टर्बिंग और कंट्रोवर्शियल स्टडी का, जिसे दुनिया रोजनहैन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है। रोजनहैन ने एक्सपेरिमेंट के लिए 8 नॉर्मल लोग चुने। इन्हें सूडो पेशेंट्स कहा गया क्योंकि ये असल में बीमार नहीं थे। इन 8 में खुद रोजनहैन, कुछ साइकोलॉजिस्ट्स, एक साइकियाट्रिस्ट, एक पेंटर और एक होममेकर थे। इन सब के पास्ट नॉर्मल थे, कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री नहीं थी। इन सब ने अमेरिका के 12 अलग अलग साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में जाकर सिर्फ एक ही कंप्लेन की, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, एम्प्टी हॉलो थड। इस सफ़ेद झूठ के अलावा उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सच बताया। हैरानी की बात यह रही कि इन सब को बिना ज़्यादा डाउट किए हॉस्पिटल्स में एडमिट भी कर लिया गया। 8 में से एक को मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बताया गया और 7 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया। यहीं से रोजनहैन एक्सपेरिमेंट एक डेंजरस डायरेक्शन में मुड़ गया। इन दोनों डिसऑर्डर्स को भी समझ लेते हैं। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मूड बहुत ऊपर नीचे होता है। कभी आदमी बहुत ज़्यादा खुश, ओवर एनर्जेटिक या बड़ा सोचने लगता है, मेनिया, और कभी बहुत उदास और निराश हो जाता है, डिप्रेशन। इसके साथ कभी कभी आदमी को गलत चीज़ें देखने या सुनने जैसे हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल बना देता है। इसीलिए इसमें डॉक्टर की हेल्प और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। वहीं स्किज़ोफ्रेनिया एक लंबे समय तक चलने वाली दिमागी बीमारी है जो आदमी के सोचने, महसूस करने का तरीका बहुत हद तक बदल देती है। इसमें आदमी अक्सर रियलिटी से अलग हो जाता है और हैलुसिनेट करने लगता है, मतलब उसे वो चीज़ें दिखाई सुनाई देती हैं जो असल में नहीं होती। इसके साथ ही इंसान को डिल्यूजन्स भी होते हैं, मतलब इंसान गलत धारणाएं बना लेता है। बहरहाल हॉस्पिटल में एडमिट होते ही सब सूडो पेशेंट्स मतलब नकली पेशेंट्स ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं। उनका व्यवहार भी बिल्कुल ऑर्डिनरी था। वो बात करते, पढ़ते, ऑब्जर्व करते और नोट्स भी लिखते। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने उनके हर नॉर्मल एक्ट को मानसिक बीमारी के लक्षण के तौर पर इंटरप्रेट किया। नोट्स लिखना कंपल्सिव बिहेवियर बन गया। डिस्चार्ज करने की बात करने को एस्केप फैंटेसी कह दिया गया। यही नहीं, शांत रहना उसे इमोशनल फ्लैटनेस माना गया। और ये ऑब्जर्वेशन रोजनहैन के एक्सपेरिमेंट से ही पहली बार सामने नहीं आई थी। साइकियाट्रिस्ट थॉमस ज़ैस ने भी किताब द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस में बताया है कि एक बार जब किसी इंसान पर लेबल लग जाता है तो उसका हर एक्शन उसी नज़रिए से देखा जाता है। सैडली रोजनहैन एक्सपेरिमेंट ने इस बात को पेनफुली सच बना दिया। जिन हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट हुए थे वहाँ का एनवायरनमेंट किसी क्लीशे हॉरर फिल्म की तरह नहीं था, लेकिन एक ठंडी मैकेनिकल चुप्पी और इनसेंसिटिविटी थी वहाँ। डॉक्टर्स रोज सिर्फ कुछ मिनट्स ही पेशेंट से बात करते हैं। नर्सेज उन्हें अक्सर इग्नोर कर देती और पेशेंट्स की प्राइवेसी लगभग ज़ीरो थी।
एक सूडो पेशेंट ने लिखा था कि स्टाफ उनके सामने ऐसे बात करते थे जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे उनकी मौजूदगी को जानते बूझते इग्नोर किया जाता हो। रोजनहैन और उनके साथियों ने बताया कि हॉस्पिटल्स में उन्हें बहुत अपमानजनक और डीह्यूमनाइज्ड बिहेवियर, मतलब अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्हें इंसान नहीं बल्कि कोई वस्तु समझा जा रहा हो। वहाँ उनकी प्राइवेसी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। उनकी चीज़ों की बिना वजह तलाशी ली जाती थी और कई बार उन्हें टॉयलेट यूज़ करते समय भी देखा जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि इन मेंटल इंस्टीट्यूशंस में रहना उनके लिए बहुत उबाऊ और घुटन भरा था। सूडो पेशेंट्स ने यह भी बताया कि अस्पताल का स्टाफ ज़्यादातर बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी मरीजों से सीधे इंसान की तरह बात नहीं करता था। मरीजों का डॉक्टर से रोज़ाना संपर्क ऑन एन एवरेज सिर्फ 6 से 7 मिनट का होता था, यानी उन्हें ठीक से सुना या समझा ही नहीं जाता था। मरीजों से तभी बात की जाती थी जब कोई ऑफिशियल काम करना बेहद ज़रूरी हो। स्टाफ अक्सर मरीजों के सामने ही उनके केसेस डिस्कस करता था, जैसे मरीज वहाँ मौजूद ही ना हो। कुछ अस्पताल कर्मचारियों का व्यवहार और भी ज़्यादा ख़राब था। जब दूसरे स्टाफ मेंबर्स आसपास नहीं होते तब वो मरीजों के साथ गाली गलौज करते और कभी कभी मारपीट भी। एक बार कैंटीन के बाहर कुछ मरीज आधा घंटा पहले खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तब एक डॉक्टर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये लोग कोई मानसिक लक्षण दिखा रहे हैं, जबकि वो सिंपली भूखे थे। सोशियोलॉजिस्ट अर्विंग गॉफमन अपनी किताब असाइलम्स में ऐसी जगहों को, मतलब मेंटल हॉस्पिटल्स को, टोटल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जहां इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रोजनहैन का एक्सपेरिमेंट के जरिए कलेक्ट किया गया डेटा गॉफमन की बात को और पुख्ता करता है। नकली मरीज अस्पताल के स्टाफ और दूसरे मरीजों के व्यवहार पर खुले आम और बार बार नोट्स बना रहे थे। फिर भी अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को शक नहीं हुआ कि ये लोग असली मरीज नहीं हैं। पर जहां डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ पेशेंट्स और सूडो पेशेंट्स में फ़र्क नहीं कर पाए, वहीं एक दिलचस्प बात भी सामने आई। वो ये कि कई असली साइकियाट्रिक पेशेंट्स ने पहचान लिया था कि उनके बीच कुछ लोग नकली पेशेंट्स हैं और सच में बीमार नहीं हैं। उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ को ये बात भी बताई, पर वो लोग ये बात समझ ही नहीं पाए। पहली 3 बार की हॉस्पिटलाइजेशंस के दौरान कुल 118 मरीजों में से 35 मरीजों को शक हुआ कि ये नकली मरीज वास्तव में मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। कुछ मरीजों ने तो ये भी कहा कि ये लोग शायद रिसर्चर या जर्नलिस्ट हैं जो अस्पताल की जांच कर रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्टाफ ने नकली मरीजों के हर नॉर्मल बिहेवियर को भी मानसिक बीमारी की नज़र से देखा। उदाहरण के लिए एक नकली मरीज का नोट्स लिखने को एक नर्स ने राइटिंग बिहेवियर बताया और उसे बीमारी का लक्षण मान लिया। यहाँ तक कि सूडो पेशेंट्स के रोज़ के नॉर्मल रूटीन को भी हॉस्पिटल की फाइलों में इस तरह लिखा गया जैसे वो उस समय के डोमिनेंट थ्योरीज के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हों। इस एक्सपेरिमेंट का एक अहम हिस्सा ये भी था कि नकली मरीजों को खुद ही हॉस्पिटल से बाहर निकलना था, यानी उन्हें डॉक्टर्स से ये मनवाना था कि वो ठीक हैं और उन्हें छुट्टी दे दी जाए। फॉर सेफ्टी कंसर्न्स एक वकील को भी तैयार रखा गया था, क्योंकि साफ हो गया था कि अस्पताल मरीजों को आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। एक बार एडमिट होकर मानसिक रोगी घोषित किया जाने के बाद सूडो पेशेंट्स को तब तक छुट्टी नहीं मिली जब तक उन्होंने डॉक्टर्स की बात मानकर ये स्वीकार नहीं किया कि वो बीमार हैं और साइकोट्रोपिक दवाइयाँ लेना शुरू नहीं किया। वो दवाइयाँ ले तो लेते थे, मतलब रिसीव कर लेते थे, पर खाने के बजाय उन्हें चुपचाप टॉयलेट में फ्लश कर देते थे। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने ये नहीं देखा, ना ही रिपोर्ट किया कि मरीज दवाइयाँ असल में ले नहीं रहे। सूडो पेशेंट 7 दिन से लेकर 52 दिन तक हॉस्पिटल्स में रहे। जब उन्हें फाइनली डिस्चार्ज किया गया तो उनके डिस्चार्ज पेपर्स पर लिखा था स्किज़ोफ्रेनिया इन रिमिशन, मतलब ये माना गया कि वो ठीक लग रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये रोजनहैन के लिए सबसे खतरनाक बात थी। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज पेपर्स पर इस ऑब्जर्वेशन, कोट अनकोट ऑब्जर्वेशन ने ये साफ तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया था कि एक बार मेंटल इलनेस का लेबल लग जाए तो वो जिंदगी भर साथ रह सकता है, चाहे इंसान कितना ही नॉर्मल क्यों ना हो। और दिलचस्प किस्से एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी जारी रहे। 1973 में डेविड रोजनहैन ने अपनी स्टडी पब्लिश की। टाइटल था ऑन बीइंग सेन इन इनसेन प्लेसेस, और जाहिर है सवाल उठे, बवाल भी मचा। कई लोग साइकियाट्री के डिफेंस में कूदे तो कई रोजनहैन के। मेंटली सेन और इनसेन में फ़र्क पुख्ता तौर पर कैसे पता चले? इसी बीच एक रेप्यूटेड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल ने रोजनहैन को चैलेंज दिया कि अगर वो फिर से फेक पेशेंट्स भेजेंगे तो स्टाफ उन्हें पकड़ लेगा।
रोजनहान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले 3 महीनों में हॉस्पिटल ने 193 पेशेंट्स को एडमिट किया और स्टाफ ने 41 पेशेंट्स को फेक या सस्पेक्ट माना। 19 को साइकियाट्रिस्ट्स ने स्ट्रांगली डाउट किया। बाद में रोजनहान ने यह रिवील किया कि उस दौरान उन्होंने एक भी सूडो पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं भेजा था। इस रेवलेशन ने पूरी साइकियाट्रिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया और ये एक्सपेरिमेंट और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। ऑन बीइंग सेन इन इनसेन प्लेसेस इस स्टडी ने ऑथर्स और थिंकर्स को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। रिचर्ड बेंटल अपनी बुक मैडनेस एक्सप्लेन में लिखते हैं कि मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस अक्सर साइंटिफिक से ज्यादा सोशल जजमेंट पर आधारित होता है और रोजनहान एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत है। एनाटॉमी ऑफ एन एपिडेमिक में रॉबर्ट विटेकर इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हुए पूछते हैं कि क्या हम सच में लोगों को हील कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें लेबल्स के दायरे में बांध रहे हैं। रोनाल्ड डी लैंग द डिवाइडेड सेल्फ में आर्ग्यू करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डायग्नोसिस कई बार एक ब्रोकन सोसाइटी का रिस्पॉन्स होते हैं और रोजनहान ने दिखाया कि सिस्टम खुद ही कितना ब्रोकन हो सकता है। आपको बता दें कि रोजनहान को एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्पायर करने वाले लैंग ही थे। रोनाल्ड लैंग मानसिक रोगों की ट्रेडिशनल सोच पर सवाल उठाने के लिए जाने जाते थे। तो एक बार जब रोजनहान लैंग का एक लेक्चर सुन रहे थे, उसी समय उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे ये जांचा जा सके कि मानसिक बीमारियों का डायग्नोसिस मतलब उनकी पहचान कितनी भरोसेमंद है। एंड इवेंचुअली वी गॉट द रोजनहान एक्सपेरिमेंट। इस स्टडी का निष्कर्ष ये था कि मानसिक अस्पतालों में स्वस्थ और बीमार लोगों के बीच सही पहचान करना बहुत मुश्किल है। ये प्रयोग ये भी दिखाता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अमानवीय व्यवहार और दूसरों की राय से प्रभावित होने मतलब सजेशन का कितना बड़ा खतरा होता है। स्टडी में सजेस्ट किया गया कि बड़े मानसिक अस्पतालों की बजाय कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती हैं, जहां बीमारी के नामों पर नहीं बल्कि व्यक्ति की समस्याओं और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि साइकियाट्रिक वर्कर्स को ये भी सिखाया जाना चाहिए कि अस्पताल का माहौल और सामाजिक व्यवहार मरीजों पर खासा असर डालता है। अच्छा और बुरा व्यवहार इन पेशेंट्स के सुधार को बना और बिगाड़ सकता है। पर ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट हुआ, बवाल मचा और सब आश्वस्त थे। रोजनहान एक्सपेरिमेंट के आलोचकों की भी कमी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट को भर के क्रिटिसाइज किया गया। कई साइकियाट्रिस्ट्स ने कहा कि ये एथिकल नहीं था, डॉक्टर्स को धोखा दिया गया और सैंपल साइज भी छोटा था। ऑन बीइंग सेन इन इनसेन प्लेसेस के पब्लिश होने के बाद कई लोगों ने साइकियाट्री को डिफेंड किया। उनका कहना था कि मानसिक रोगों की पहचान ज्यादातर मरीज की अपनी बताई हुई समस्याओं पर बेस्ड होती है। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोले तो इससे ये साबित नहीं होता कि पूरी मानसिक जांच प्रणाली ही गलत है। जैसे किसी और बीमारी में लक्षणों के बारे में झूठ बोलना भी डॉक्टर की गलती नहीं मानी जाती। साइकियाट्रिस्ट रॉबर्ट स्पिट्जर ने रोजनहान के कंक्लूजन्स को ओवर सिंप्लीफाइड बताया और साथ ही इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने 1975 में रोजनहान स्टडी को क्रिटिसाइज करते हुए सेमोर एस केटी को कोट करते हुए कहा था, अगर मैं 1 लीटर खून पी लूं और इस बात को छिपाकर किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में खून की उल्टी करते हुए पहुंचूं तो मेडिकल स्टाफ का रिएक्शन काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगा। वो इसे पेट में खून बहने की बीमारी मानकर उसी हिसाब से इलाज करेंगे। ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि डॉक्टर्स को बीमारी की पहचान करनी नहीं आती। इस एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की गई कि अगर मरीज जानबूझकर झूठे लक्षण दिखाए तो उसी बेसिस पर पूरे मेडिकल सिस्टम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये रोजनहान और उनके एक्सपेरिमेंट पर कटाक्ष था। केटी ने यह भी कहा कि साइकियाट्रिस्ट से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हर मरीज को झूठा नाटक करने वाला मान कर चले। इसीलिए उनके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह असल हालात को नहीं दर्शाता था। उनका कहना था कि असली समस्या ये होती है कि एक ही व्यक्ति में कई बीमारियां साथ साथ हो सकती हैं या फिर अलग अलग मानसिक रोगों के लक्षण आपस में मिलते जुलते हों। इन बातों पर यह स्टडी ठीक से ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी ओर रोजनहान ने इन आलोचकों को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये पहले से बनी धारणाओं और उम्मीदों का असर है। उनके अनुसार उनका एक्सपेरिमेंट उसने ये दिखाया था कि मानसिक रोगों की पहचान में सचमुच सीरियस प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ना कि कि डॉक्टर सिर्फ उनके तरीके से धोखा खा गए। एक्सपेरिमेंट की दलील यही तो थी कि डॉक्टर्स को अगर वाकई नॉलेज और समझ थी साइकियाट्री या साइकोलॉजी की तो बीमार और स्वस्थ में अंतर कैसे नहीं कर पाए वो। पर विवाद कहाँ थमने वाले थे। एक सोशल एक्सपेरिमेंट का क्रिटिसिज्म एक चीज़ है और उसे खारिज कर फ्रॉड करार कर देना दूसरी, और इस दूसरे फैक्टर ने एक नेवर एंडिंग डिबेट शुरू कर दी।
साल 2019 में आई किताब द ग्रेट प्रिटेंडर, जो बेस्ड है पूरी तरह रोजनहैन एक्सपेरिमेंट की जांच पड़ताल पर। इसमें राइटर सुजाना कार्लन ने एक्सपेरिमेंट की सच्चाई और भरोसेमंदी पर सवाल उठाए। रोजनहैन की मौत के बाद उनके दस्तावेजों को देखकर कार्लन ने पाया कि साइंस जर्नल में छपे आर्टिकल में कई गड़बड़ियां थी, जैसे आंकड़ों का मेल न खाना, घटनाओं का मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन और साइकियाट्रिक रिकॉर्ड से लिए गए फैब्रिकेटेड या इनएक्यूरेट कोटेशंस। इंटरेस्टिंगली, एक बेहद एक्सटेंसिव रिसर्च के बावजूद कार्लन 8 नकली मरीजों में से सिर्फ 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाई है, खुद रोजनहैन और दूसरे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट। स्टूडेंट की गवाही भी आर्टिकल में दी गई डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाती थी। इन्हीं वजहों से कार्लन ने यह गंभीर सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी 6 नकली मरीज असल में थे ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजनहैन ने खुद गढ़ दिया था। फिर फरवरी 2023 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के प्रोफेसर एंड्रू स्कल ने हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री नाम के पीयर रिव्यूड जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया। उसमें उन्होंने सुजाना कार्लन के आरोपों का समर्थन किया और रोजनहैन एक्सपेरिमेंट को एक सक्सेसफुल साइंटिफिक फ्रॉड कह डाला। स्कल ने माना कि रोजनहैन स्टडी ने पब्लिक परसेप्शन और फील्ड ऑफ साइकियाट्री पर मैसिव इंपैक्ट डाला। अकॉर्डिंग टू स्कल, स्टडी ने साइकियाट्री की इमेज को सीरियसली नुकसान पहुंचाया और रेजिडेंशियल मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज के क्लोजर को तेज किया। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री में लिखा कि रोजनहैन स्टडी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से झूठे थे। उनका कहना है कि ये स्टडी साइंस के रूप में प्रेजेंट की गई सूडो साइंस थी। रोजनहैन से बहुत पहले ही मानसिक रोगों की पहचान पर सवाल उठने लगे थे। 18वीं सदी के अंत में फिलिप पिनेल ने मेंटल असाइलम्स में बंद मरीजों की जंजीरें हटवाई। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ ह्यूमेन मतलब मानवीय व्यवहार करने से ही मरीजों के आचरण में सुधार आ सकता है। इससे ये इंडिकेशन मिली कि कई बार बीमारी से ज्यादा संस्थान खुद पागलपन को गढ़ते हैं। फिर 19वीं सदी के अंत में एमिल क्रैपलिन ने मानसिक बीमारियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की। इससे साइकियाट्री को स्ट्रक्चर तो मिला, लेकिन ये भी साफ हुआ कि कई मरीज इन तय लेबल्स में ठीक से फिट नहीं बैठते। और फिर साल 1887 में जर्नलिस्ट नेली ब्लाय ने जानबूझकर खुद को पागल दिखाया ताकि वो ब्लैकविल्स आइलैंड के वुमेन्स ल्यूनेटिक असाइलम में भर्ती हो सकें। उन्होंने देखा कि एक बार अस्पताल में डाल दिए जाने के बाद उनके नॉर्मल बिहेवियर को दोबारा कभी भी नॉर्मल मानकर नहीं देखा गया। एक बार जो मानसिक बीमारी का ठप्पा लग गया, वो लगभग परमानेंट बन गया। नेली के एक्सपेरिमेंट ने भी लेबल, स्टिग्मा और मिस डायग्नोसिस वाली बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस साझा करते हुए एक किताब भी लिखी थी। नाम था 10 डेज इन अ मैड हाउस। 20वीं सदी की शुरुआत में मरीजों के एक्सपीरियंसेस पर आधारित किताबें भी आईं, जैसे क्लिफर्ड बेयर्स की अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इनसे पता चला कि एक बार किसी इंसान को इंस्टीट्यूशनल केयर या अस्पताल भेज दिया जाए तो उसका नॉर्मल बिहेवियर उसको भी बीमारी समझ लिया जाता है। वर्ल्ड वॉर्स के समय ये शक और भी गहरा हो गया। तब शेल शॉक नाम की स्थिति सामने आई, जिसमें भयानक हालातों के कारण पूरी तरह स्वस्थ लोग भी कुछ समय के लिए सीरियस मानसिक लक्षण दिखाने लगते थे। इससे ये समझ बनी कि वातावरण और हालात इंसान की मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। फिर अगेन 20th सेंचुरी के मिड में आर.डी. लैंग और थॉमस साज जैसे थिंकर्स ने साइकियाट्रिक अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया। उनका कहना था कि कई बार मानसिक रोगों की पहचान असली बीमारी से ज़्यादा समाज के फैसले और धारणाओं को दिखाती है। इसी दौर में स्टैनली मिलग्राम जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने यह भी दिखाया कि अधिकार रखने वाले लोग कैसे दूसरों की सोच और फैसले पर हावी हो सकते हैं। कैमरा कम क्लोजर। अगर इन सब टॉपिक्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ लेट अस नो और हम वीडियो लेकर आएंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी थॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स ने मिलकर रोजनहैन एक्सपेरिमेंट के लिए रास्ता बनाया। रोजनहैन ने साइकियाट्री की क्रिटिसिज्म की शुरुआत नहीं की, इंस्टेड उनके प्रयोग ने दशकों से चले आ रहे सवालों को नज़रअंदाज करना इम्पॉसिबल बना दिया। रोजनहैन का कहना कभी ये नहीं था कि साइकियाट्री बेकार है। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जब हम डायग्नोसिस को इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ केयर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। कुछ हद तक इससे जुड़ा स्टिग्मा भी कम हुआ है। DSM मैनुअल्स अपडेट हो चुके हैं, पेशेंट राइट्स पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है और अवेयरनेस भी बढ़ी है। लेकिन रोजनहैन एक्सपेरिमेंट का सेंट्रल सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम लेबल्स के पार देख पाते हैं? क्या एक सेट सिस्टम एम्पैथी को कम कर देता है? और कौन डिसाइड करता है कि नॉर्मल क्या होता है?
न्यूरोलॉजिस्ट और राइटर ओलिवर सैक्स अपनी किताब द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट में लिखते हैं कि पेशेंट्स केसेस नहीं होते, वो कहानियाँ होते हैं। रोजनहान एक्सपेरिमेंट भी इस बात का एक पेनफुल रिमाइंडर है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली बार विद अनदर स्टोरी। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। बनी रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।